हेलो एवरीवन। आज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है वो हमारी बॉडी में एक कोऑर्डिनेट वे में वर्क करते हैं ताकि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल होमियोस्टेसिस है वो मेंटेन रहे। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स जो है वो इंटरेक्ट और कॉम्प्लीमेंट करते हैं देयर फंक्शन ऑफ वन अनदर। इंटैक्ट मतलब इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑर्गन जब एक साथ फंक्शन करते हैं वो एक दूसरे के फंक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये जो ऑर्गन्स हैं इन सब का जो फंक्शन है ये कोऑर्डिनेट वे में होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं तो होता है फिजिकल एक्सरसाइज। इसमें जो एनसीईआरटी में दिया है फिजिकल एक्सरसाइज, इस पैराग्राफ में पूरा फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में बताया हुआ है। तो फिजिकल एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी डिमांड बढ़ाने के लिए मसल्स की एक्टिविटी बढ़ती है, उससे क्या होता है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। अब जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है उसके लिए बॉडी को रिस्पिरेशन का रेट बढ़ाना पड़ेगा, तो हार्ट बीट्स बढ़ती हैं। ठीक है, हार्ट बीट बढ़ेगी तो बॉडी में क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ब्लड में जो ब्लड फ्लो है वो बॉडी में बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर जैसे ही अगर हम अपना फिजिकल एक्सरसाइज बंद कर दें तो धीरे धीरे ये जो सारे ऑर्गन्स काम करने में लगे थे ये धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। ओके, तो कहना क्या चाह रहा था मैं कि जैसे ही फिजिकल एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की तो हमारी बॉडी के कई ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक कोऑर्डिनेट वे में वर्क करना शुरू हो गए। किस लिए? जो डिमांड आई थी बॉडी की डिमांड थी ऑक्सीजन सप्लाई की, तो ये सब ऑर्गन्स ने एक साथ काम करना, एक कोऑर्डिनेट वे में काम करना शुरू किया और उस डिमांड को फुलफिल कर दिया। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन है ये किस तरह से होता है। ओके, तो इस चैप्टर का जो है द न्यूरल सिस्टम क्या है, एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। क्यों इसमें ऐसा क्यों चाहिए, हमें क्विक कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? क्विक कोऑर्डिनेशन इसलिए चाहिए कि अगर एक्सरसाइज आपने अभी करना शुरू की है तो अभी आपको एनर्जी की ज़रूरत है, अभी आपको ऑक्सीजन डिमांड बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं और 1 घंटे बाद आपकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़नी चाहिए, नहीं, आपको तुरंत ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी उसको फुलफिल करने के लिए बॉडी को तुरंत अपना मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट करना पड़ता है। तो यही जो होता है न्यूरल सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, हमें पॉइंट टू पॉइंट क्विक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद एक बॉडी में एक और सिस्टम होता है जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे जो होता है यहाँ केमिकल के थ्रू ये सब होता है, कोऑर्डिनेशन जो है वो केमिकल के थ्रू होता है और उस केमिकल का नाम है हार्मोन्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग अपना ह्यूमंस का न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूरल कंट्रोल, जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, जैसे कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन, इम्पल्स का कंडक्शन साइनेप्सिस के थ्रू और रिफ्लेक्स एक्शन, इन सब के बारे में हम लोग डीप में इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो अब आएगा न्यूरल सिस्टम। जो न्यूरल सिस्टम है हमारी बॉडी का या कि सभी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स का, वो हाईली स्पेशलाइज सेल न्यूरॉन से बना होता है। इस न्यूरॉन का क्या काम होता है, ये डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई। कोई भी बॉडी को हमारे टच करता है या कुछ भी तरह का बॉडी के अंदर स्टिमुलस होता है तो उसका ट्रांसमिशन, रिसीव करना, उसको डिटेक्ट करना, ये सारा काम किसका है? न्यूरॉन्स का है। ओके, तो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पूरा सिस्टम है न्यूरल का, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है लोअर वर्टिब्रेट्स में। जैसे कि हाइड्रा में माना जाए तो ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स बस कंपोज होता है। तो अगर हम उससे थोड़ी सी बेटर बने, उससे बेटर न्यूरल सिस्टम किस में मिलता है, तो वो इंसेक्ट का बात करेंगे। इंसेक्ट में क्या होता है, ब्रेन आ जाता है, यहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट हो जाता है और विथ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। और वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में ये और ज़्यादा डेवलप हो जाता है न्यूरल सिस्टम। ओके, तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है उसमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि न्यूरल सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 पार्ट क्या होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। और अगर हम लोग और सही से देखें तो जो CNS होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग CNS बोलते हैं। हमारा जो बॉडी में ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी पीठ में पीछे तक गई हुई है, वो पूरी स्पाइनल कॉर्ड है। और जो उसके ऊपर है हमारा ब्रेन, वो पूरा होता है CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो उनमें से नर्व्स निकल रही हैं वो सब किस में इंक्लूड होती हैं, वो होती हैं PNS में।
तो सीएनएस में क्या क्या इंक्लूड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस में क्या इंक्लूड होता है, सारी नर्व्स। सीएनएस को छोड़ के जितना भी चीज़ है वो सारा पीएनएस में काउंट होता है। सीएनएस क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये जो सारी नर्व्स किससे एसोसिएटेड होती हैं, सीएनएस से होती हैं। सीएनएस मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से क्या होते हैं, अलग अलग नर्व्स निकल जाती हैं, वो सारी किस में आ जाती हैं, पीएनएस में। और पीएनएस को अगर आगे फर्दर डिवाइड करें तो वो दो तरह में डिवाइड हो जाती हैं, दो फाइबर्स में। वो एक होती हैं एफरेंट फाइबर्स और एक होती हैं इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर्स क्या होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो सीएनएस से लेके टिश्यू को देती है। यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। एफरेंट नर्व फाइबर्स होती हैं, वो ट्रांसमिट करती हैं जो इम्पल्स है उसको टिश्यू से सीएनएस तक। मतलब अगर हमने किसी चीज़ को टच किया, वो स्टिमुलस जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक कौन लेके जाएगा, एफरेंट फाइबर्स लेके जाएंगे। और जो वापस आएगा, हाथ हटाना, या समझिए कि आपने किसी चीज़ को टच किया महसूस करने के लिए कि ये क्या चीज़ है, आपने किसी भी चीज़ को, बुक को टच किया, तो बुक से जो स्टिमुलस है वो कौन लेके जा रहा है, एफरेंट फाइबर्स लेके जा रहे हैं। ए वाला एफरेंट फाइबर्स लेके जा रहे हैं सीएनएस तक। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक कौन लेके जा रहा है, एफरेंट लेके जा रहे हैं। और वापस जो आ रहा है सिग्नल कि भाई इसको अगला पेज पलटो या इसको टच मत करो, या जो भी चीज़ आ रही है ब्रेन से वो होके, वो कौन लेके आ रहा है, इफरेंट लेके आ रहा है। तो याद रखिएगा, एफरेंट क्या होता है, जो इम्पल्स को लेके जाता है सीएनएस तक, और जो टिश्यू ऑर्गन से कहाँ तक लेके जाता है, सीएनएस तक। और सीएनएस से वापस जो पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन्स को लेके आता है वो कौन से होते हैं, इफरेंट होते हैं। पीएनएस को हम और फर्दर डिवाइड करें तो उसके अंदर दो तरह के डिवीज़न आ जाते हैं पीएनएस के अंदर। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सीएनएस होता है मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये करता है इम्पल्स का रिले, कहाँ से, सीएनएस से स्केलेटल मसल तक। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इम्पल्स लेके आता है कहाँ से, सीएनएस से स्केलेटल मसल को। और जो एएनएस होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है कहाँ से, सीएनएस से इनवॉलेंट्री मसल्स और स्मूथ मसल्स में। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बताता हूँ क्या चीज़ मैंने बोला आपको, कि जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके फाइबर्स जो है वो दो फाइबर्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है एफरेंट फाइबर्स और एक होता है इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं, सीएनएस से टिश्यू से सीएनएस तक क्या है, इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। जब हमने टच किया तो उसको हमारे सीएनएस तक कौन लेके जाएगा, वो लेके जाएगा एफरेंट फाइबर्स। और जो वापस लेके आएगा वो कौन सा होगा, इफरेंट होगा। ये तो फाइबर्स की बात हो गई। पीएनएस में दो डिवीज़न है, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो उसमें क्या होता है कि उसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आई है उसको सीएनएस से स्केलेटल मसल, मतलब हमारे बोन्स जो वॉलंटरी मसल्स हैं वहाँ तक लेके आने का काम किसका होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का होता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है कि वो इनवॉलंटरी मसल और स्मूथ मसल तक सीएनएस का इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। मतलब वो सिस्टम क्या करता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन करता है कहाँ से, सीएनएस से इनवॉलंटरी मसल का, कौन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सीएनएस से स्केलेटल मसल, जो चीज़ें हम हिला सकते हैं, वॉलंटरी है, जो हमारे कंट्रोल में है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन कौन लेके आता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो इनवॉलंटरी है, जो हमारी बॉडी में हम कंट्रोल नहीं करते हैं, वो कौन लेके आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब हमारी बॉडी में डाइजेशन वाला जो काम है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कौन सा ग्लैंड में से क्या निकलना है, चर्निंग मूवमेंट कैसी होनी है, पैरास्टैटिक मूवमेंट्स कैसी होनी है, ये सब हमारे ब्रेन जो डिसाइड करता है, इसको कौन लेके आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि खाना हाथ से उठा के मुंह में खाना है, ये कौन लेके आ रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया बहुत। इसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बारे में हम लोग डीप में आगे पढ़ाई करेंगे। तो ये जो बेसिक थी, इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। मैं इसका समराइज कर दे रहा हूँ, छोटे से मैं जल्दी से समराइज कर दे रहा हूँ कि हमारा बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस क्या होता है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को हम लोग ऐड करते हैं, वो होता है सीएनएस, जिसके अंदर हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। सिर्फ याद रखिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, यहाँ पे इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग और कंट्रोल होता है। हमारी बॉडी में क्वेश्चन आ सकता है, हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग
और कंट्रोल कहाँ होता है? तो ए ब्रेन, बी स्पाइनल कॉर्ड, सी मसल्स, डी ए एन बी। तो आंसर क्या होगा? ए एन बी, मतलब ब्रेन भी है स्पाइनल कॉर्ड भी है, दोनों ही है। अगर सिर्फ ब्रेन दिया होता और जो 3 ऑप्शन होते वो स्पाइनल कॉर्ड के अलावा कुछ और होते तब आंसर ब्रेन होता, पर अगर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड दोनों दिया हुआ है तो आंसर दोनों ही होगा, बोथ वाला ही क्वेश्चन आंसर होगा। ओके, इसके बाद आता है कि पीएनएस क्या है। पीएनएस जो है इसके बची हुई जितनी भी नर्व्स हैं जो हमारी बॉडी सीएनएस से एसोसिएटेड है वो सब किसके अंदर आ जाएंगी? पीएनएस, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएंगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स 2 तरह के हो सकते हैं, या तो एफरेंट फाइबर्स हो सकते हैं या तो इफरेंट फाइबर्स हो सकते हैं। एफरेंट फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो इम्पल्स को हमारे किसी टिश्यू ऑर्गन से कहाँ तक लेके जाएंगे? सीएनएस तक लेके जाएंगे। और इफरेंट जो होते हैं जो सीएनएस से वापस इम्पल्स लेके आएंगे, कहाँ तक? जो इम्पल्स का ट्रांसमिट कहाँ कराएंगे? हमारे ऑर्गन या टिश्यू पे कराएंगे। ओके, इसके बाद जो पीएनएस उसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, जो इम्पल्स आ रही है सीएनएस से वो स्केलेटल मसल, मतलब वॉलेंट्री मसल तक जाए, तो वो किसका काम है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? वो इन्फॉर्मेशन जो सीएनएस से आई है वो इनवॉलेंट्री मसल या स्मूथ मसल को जाए, वो किसका काम है? सीएनएस का काम है, सॉरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो 2 पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया गया है, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो था इस चैप्टर का बेसिक था, इसमें से 1-2 पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, चांसेस हैं कुछ, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। ओके, सो न्यूरॉन एज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। तो ये लाइन को स्टार मार्क कर लीजिएगा। ओके, तो अगर माइक्रोस्कोपिक, एक तो पता है आपको कि न्यूरॉन जो है वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। उसके अंदर जो मेजर पार्ट होता है वो होता है सेल बॉडी, डेंड्रियाइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी के अंदर क्या होता है? सारे साइटोप्लाज्म के अंदर जो टिपिकल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे ग्रैनुलर बॉडी होती है जिसको बोलते हैं नेजल ग्रैन्यूल्स, ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो नेजल ग्रैन्यूल्स होते हैं वो स्मॉल प्रोजेक्शन बाहर निकलते हैं सेल बॉडी से और डेंड्रियाइट्स बनाते हैं। उसके अंदर जो डेंड्रियाइट्स होता है उसके अंदर भी नेजल ग्रैन्यूल्स भरे होते हैं। ठीक है, तो जो फाइबर जो ट्रांसमिट करती है इम्पल्स, वो करती है किसकी तरफ? सेल बॉडी की तरफ। मतलब डेंड्रियाइट से इम्पल्स आती हैं और उसको किस तरफ भेज दिया जाता है? सेल बॉडी में। मैं नीचे डायग्राम जो अगले पेज पे उसको दिखाता हूँ। तो ये जो डेंड्रियाइट्स हैं ये देख रहे हैं, और ये जो रेड 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 ये है आपका नेजल्स ग्रैन्यूल, और ये डेंड्रियाइट्स। तो जो इम्पल्स आती है वो इधर से आती है, जो इम्पल्स आएगी वो आपकी इधर से आएगी, यहाँ से इम्पल्स आएगी। ठीक है, ये आएगी इम्पल्स। तो इम्पल्स कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये इम्पल्स आ रही है। तो ये इम्पल्स आई और इधर से सेल बॉडी के अंदर आ गई। ये वाला जो पार्ट है बीच का, ये सेल बॉडी है। मैं आपको पहले डायग्राम पढ़ा समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये जो निकला हुआ प्रोजेक्शन है, ये जो है ये वाला, ये जो है, ये जो प्रोजेक्शन है इसको कहते हैं डेंड्रियाइट्स। ठीक है, और इसके अंदर जो ये भरा हुआ है देख रहे हैं रेड 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 रेड, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेजल्स ग्रैन्यूल बोलते हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये सर्कल, इसको बोलते हैं हम लोग सेल बॉडी। ये पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। ओके, सेल बॉडी। और ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये वाला जो पार्ट पूरा है, ये वाला जो पार्ट पूरा है, ये क्या होता है? ये पूरा पार्ट जो है वो एक्सॉन का है। इसके अंदर छोटी छोटी दिख रही है, ये पूरा ही पार्ट जो ये वाला दिख रहा है आपको, ये पूरा ही एक्सॉन है। और ये वाला जो पार्ट है एक्सॉन टर्मिनल, इस पे देख रहे हैं छोटे छोटे जो हैं, ये छोटे छोटे जो हैं, ये छोटे छोटे, ये हैं आपके साइनेप्टिक नोब्स। देख रहे हैं, ये देखिए कितने सारे साइनेप्टिक, ये सब क्या है? ये साइनेप्टिक नोब्स हैं। अभी मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा, फिर से इसी वाले डायग्राम पे आपको लेके आऊँगा। ओके, तो मैं आपको जो बोल रहा था कि डेंड्रियाइट्स के बारे में बताया मैंने आपको कि डेंड्रियाइट्स जो है वो प्रोजेक्शन है, ये बाहर निकले हुए प्रोजेक्शन है जिसके अंदर की नेजल्स ग्रैन्यूल भरा हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि जो एक्सॉन है वो लॉन्ग पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये लॉन्ग पार्ट है और ये डिस्टल दूर तक लेके जाता है। इसके बाद जब
इसके दूर तक आएंगे ये वाला जो पार्ट है जिसमें ब्रांचिंग हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब। इसके एंड पे छोटे छोटे से आपको ऐसे मिलेंगे बॉल्स, नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, क्या है ये, नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं हम लोग साइनेप्टिक नॉब। और इसके अंदर साइनेप्टिक वेसल्स होती हैं जो कंट्रोल, जिसके अंदर क्या भरा होता है, न्यूरो भरा होता है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर एक न्यूरॉन के अंदर कहाँ पे होता है, वो होता है साइनेप्टिक नॉब के अंदर। ठीक है, तो एक्सॉन जो होता है वो इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब इम्पल्स जो आ रही हैं वो कहाँ जाएंगी, एक्सॉन के थ्रू होते हुए जाती हैं। ठीक है, वो एक्सॉन के थ्रू होते हुए जाएंगी। देखिए ये मेरा ये एरो ये पूरा जाएगा। मतलब इस तरह में कंडक्शन होता है, जो जा रही है वो इस तरह में नीचे जाएगी, मतलब नीचे जाएगी। समझ में आ गया आपको, नीचे जाएगी। ओके, इसके बाद मैं अगला बताता हूँ आपको। एक्सॉन पढ़ लिया हमने, न्यूरो, ये तो एक्सॉन जो ये बता दिया आपको न्यूरो। तो ये जो है इम्पल्स यहाँ पे, दूसरा जो होता है, दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे जुड़ा होता है, और इसके बीच में क्या होता है, जो नर्व इम्पल्स आती है वो इधर से निकल के दूसरी वाले में चली जाती है। तो इसी तरह कंडक्शन होता है। ठीक है, इसके बेस ऑन द नंबर ऑफ, इसके नंबर, एक्सॉन के नंबर और किसके नंबर, डेंड्रियाइट्स के नंबर पे क्या डिपेंड करता है, कुछ तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि मल्टीपोलर न्यूरॉन। पहला हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन। पहला क्या पढ़ेंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है कि एक ही एक्सॉन होता है और दो से ज़्यादा डेंड्रियाइट्स होते हैं। जो ये वाला एक्सॉन, ये वाला जो चीज़ बनी हुई है, ये जो फिगर देख रहे हैं, ये एक आप मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक एक्सॉन होता है, एक एक्सॉन होता है, हाँ, और कई सारे डेंड्रियाइट्स दिख रहे हैं। तो ये कहाँ पे मिलता है, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर यही वाला न्यूरॉन्स मिलता है। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो ध्यान से सुनिए इसको। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहाँ मिलते हैं, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। इसके बाद आता है बायपोलर। बायपोलर में क्या होता है कि एक ही एक्सॉन और एक ही डेंड्रॉन होता है। यहाँ फिगर नहीं है, समझिए कि एक ही डेंड्रॉन होगा और एक ही क्या होगा, एक्सॉन होगा। वो किस में पाया जाता है, ये जो होता है ऐसा पाया जाता है हमारी रेटिना में। आँख होती है ना, हमारी आँख में जो रेटिना है, आई में जो रेटिना है, वहाँ बाइपोलर न्यूरॉन मिलते हैं। तो मल्टीपोलर मिलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और बाइपोलर मिलते हैं हमारे रेटिना में। इसके बाद आता है यूनिपोलर। यूनिपोलर में क्या होता है कि सिर्फ एक्सॉन पार्ट होता है, उसमें डेंड्राइट्स नहीं होता। ये कहाँ मिलता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है, हमारी ही लाइफ में एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है। तो तीन तरह के हमने पढ़े, एक मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। एक आएगा हमारा जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, किसमें, किस पार्ट में, यस, हम लोग उसको पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन में। वहाँ पे मैं आपको एक और टाइप का न्यूरॉन के बारे में बताऊंगा। तो जो न्यूरॉन के बारे में पढ़ लिया, अब जो एक्सॉन है, एक्सॉन दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक माइलिनेटेड होगा और एक होगा नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड के मतलब उसके ऊपर क्या होगी, लेयर होगी, एक माइलिन की शीट की एक लेयर होगी एक्सॉन के ऊपर। किसकी लेयर होगी, माइलिन शीट की। याद रखिए कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसके ऊपर किसकी, माइलिन की एक शीट है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये माइलिनेटेड नर्व्स हैं, इसके अंदर क्या होगा, स्वान सेल्स होंगे। यही स्वान सेल्स क्या करते हैं, माइलिन शीट का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो एनवलप होते हैं स्वान सेल्स का। ठीक है, और जो गैप होता है दो माइलिन शीट के बीच में, जो गैप आता है उसको बोलते हैं हम लोग नोड ऑफ रेनिवर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनिवर। जो माइलिन शीट है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व्स में मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, हमारे स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स में मिलते हैं। ठीक है, तो ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहाँ मिलते हैं, हमारे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मिलते हैं हमको स्पाइनल नर्व्स में और क्रेनियल नर्व्स में। और अगर एक माइलिनेटेड है तो दूसरा क्या हो सकता, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो स्वान सेल्स तो हैं, इनक्लोज करते हैं स्वान सेल्स को, पर यहाँ पे माइलिन शीट नहीं होती इनके ऊपर, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अनमाइलिनेटेड। ये कॉमनली कहाँ, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मिलेंगे, मतलब सीएनएस से बाहर मिलेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन्स को हम लोग एक्साइटेबल सेल्स कहते हैं क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो पोलराइज्ड होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन के नर्वल मेम्ब्रेन के ऊपर।
ठीक है। ये चैनल जो होते हैं ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं कुछ आयंस, कुछ डिफरेंट आयंस के लिए। न्यूरॉन्स डू नॉट कंडक्ट एनी इम्पल्स। जब न्यूरॉन कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता तो हम उसको बोलते हैं रेस्टिंग में है वो, ठीक है। तब जो एक्सोनोमल मेम्ब्रेन होती है वो पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा परमिएबल होती है और इम्परमिएबल होती है किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। जब रेस्टिंग में होता है तो K+ तो अंदर बाहर आ सकता है, जा सकता है, पर Na+ जो है वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है कि द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो भी क्या है, इम्परमिएबल है, वो भी आर पार नहीं जा सकता, ना आ सकता है ना जा सकता है, ठीक है। तो जो एक्सॉन है उसके अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सोडियम की कंसंट्रेशन कम है। पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, नेगेटिवली चार्ज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसकी कम है, सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। और जो फ्लूइड बाहर है, एक्सॉन के बाहर है, उसमें पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम है और किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, Na+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारी जो आयन ग्रेडियंट है, जो आयन ग्रेडियंट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन के, वो मेंटेन करता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। वो मेंटेन रहता है किसके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, याद रखिएगा यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप लगे होते हैं मेम्ब्रेन में, और उन पंप में का काम होता है 3 सोडियम को क्या है बाहर भेजो और 2 पोटेशियम को जो है अंदर लाओ, ठीक है। उनका क्या काम होता है, 3 सोडियम को बाहर भेजो और 2 पोटेशियम को अंदर लाओ। ये किसका काम है, सोडियम पोटेशियम पंप का, ठीक है। तो आउटर सरफेस जो है एक्सोनेमल मेम्ब्रेन की वो क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जो इनर सरफेस होगी वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। और इस कंडीशन को हम लोग पोलराइज कंडीशन बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। और जो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। और अब हमें से ये है कि क्या मैकेनिज्म है इम्पल्स का, ट्रांसमिशन का, कंडक्शन का क्या मैकेनिज्म है, उसको सीखते हैं हम। क्या होता है, व्हेन कोई हमें कोई टच करता है, कोई भी स्टिमुलस अप्लाई होता है किसी साइड पे, तो वहाँ की जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, चलिए मानते हैं हम यहाँ पे इस वाले से देखते हैं। ये एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये यहाँ पे क्या है, ये एरिया पूरा जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और ये एरिया क्या है, पूरी पॉजिटिवली चार्ज है। जो एक्सॉन के अंदर का एरिया है वो है नेगेटिवली चार्ज। सो ये जो इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा तो यहाँ पे क्या, ये जो मेम्ब्रेन होंगी ये Na+ का इन्फ्लक्स होगा, इसके अंदर बहुत तेज़ी से Na+ आ जाएगा। और जो Na+ आ जाएगा तो ये अंदर का जो पोटेंशियल था माइनस, जो इसके अंदर चार्ज था माइनस चार्ज था, वो अब पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, ये पोलराइज क्या हो गया, रिवर्स हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, डीपोलराइज हो गया, ठीक है। ये डीपोलराइज हो जाएगा और ये जो फॉर्म यहाँ पे हो रहा है, Na+ का इन्फ्लक्स हो रहा है और अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल अब क्या होता है कि जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ माइनस है और आगे वाले नर्व क्या है, प्लस 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 है, जो आगे वाला इसका एक्सॉन है। इस एक्सॉन में तो ये हो गया, आगे वाला जो एक्सॉन यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो ये इम्पल्स अब क्या होगी, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे अब क्या था, ये पोलराइज था, जब यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डीपोलराइज। और ये वाला जो था यहाँ से तुरंत ये वापस अपने कंडीशन में आ जाएगी, मतलब अंदर माइनस हो जाएगा और बाहर प्लस हो जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं अंदर प्लस हो गया, ये प्लस है और बाहर माइनस है, जैसे इन्फ्लक्स हो जाएगा ये देख रहे हैं, ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला जो प्लस वाला है ये इधर आ जाएगा और ये माइनस वापस अंदर आ जाएंगे और बाहर फिर से प्लस हो जाएगा। मतलब जब एक ए से इम्पल्स अब बी पे जब ट्रांसफर हो जाएगी तो ए वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा, मतलब बाहर क्या रहेगा, पॉजिटिव, और अंदर क्या रहेगा, नेगेटिव। और फिर से पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप चालू हो जाएंगे और Na फ्लक्स बंद हो जाएगा अंदर आना। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि बी पे अब क्या हो जाएगा, अब बी पे एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा और जो ए था वो अब क्या हो जाएगा, रीपोलराइज हो जाएगा। रीपोलराइज मतलब वापस अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव आ जाएगा। तो पहले क्या हो रहा है, पहले पोलराइज कंडीशन में था, स्टिमुलस आया, डीपोलराइज हुआ, इम्पल्स आगे बढ़ी तो वापस क्या हो गया, रीपोलराइज हो गया,
ठीक है। तो इसी पूरे जो पूरा है इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन की तरफ आगे ये शिफ्ट हो जा रहा है। और जो पुराना वाला ए था उसके अंदर क्या होता है, सेकंड्स में जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ वो वापस पंप वो कर देगा, सीधे बाहर सारे एन बाहर निकल जाएंगे और के प्लस अंदर आ जाएंगे, परमिटिविटी उल्टी हो जाएगी, के प्लस के लिए परमिटिविटी खुल जाएगी और एन ए प्लस के लिए बंद हो जाएगी, बाहर निकल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो अब वापस ए पे क्या हो जाएगा, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, मतलब रीपोलराइज हो जाएगा, पोलराइज कंडीशन फिर से आ जाएगी, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीपोलराइज होना। तो जो नर्व है, नर्व इम्पल्स है, वो ट्रांसमिट होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, कहाँ से, साइनेप्सिस से। जो जंक्शन बनता है दो न्यूरॉन के बीच में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस क्या है, मेम्ब्रेन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और बीच में अगर उसके बीच में गैप है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइनेप्टिक क्लिफ। देयर आर 2 टाइप ऑफ साइनेप्सिस, 2 तरह के साइनेप्सिस मिलते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस और एक होता है क्या नाम है, केमिकल। एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस और एक होता है केमिकल साइनेप्सिस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रिक और एक होता है केमिकल। इलेक्ट्रिक क्या होता है, उसके अंदर प्री होता है, मेम्ब्रेन प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमेटली, मतलब प्री और पोस्ट जो होता है बहुत पास पास होता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, साइनेप्टिक क्लिफ जगह नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट दूसरे न्यूरॉन में तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इसका एक ड्रॉबैक होता है कि इसमें रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब वापस इम्पल्स नहीं आ सकती, एक बार चली गई तो चली गई। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर क्रॉस द साइनेप्सिस, क्रॉस द साइनेप्सिस तुरंत एक से एक में चला जाएगा, जगह बीच में जगह नहीं है। तो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस वेरी सिमिलर विद द इम्पल्स अलॉन्ग विद सिंगल एक्सॉन। एक एक्सॉन के अंदर जैसे ट्रांसफर हो रहा है ना इम्पल्स, ए से बी, बी से सी, उसी तरह ही है कि एक पूरे न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर हो जाना। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस जो है वो तेज होता है केमिकल से। इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस को अगर केमिकल साइनेप्सिस से वो किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस बहुत तेज होते हैं केमिकल साइनेप्सिस से, और बहुत रेयर है हमारी बॉडी में इसका मिलना। ठीक है, तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि इम्पल्स ट्रांसमिशन इन अक्रॉस द इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस इज फास्ट एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्सिस। ठीक है, और इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस हमारी बॉडी में मिलना बहुत ही रेयर है। ये क्या, इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस मिलना बहुत ही रेयर है हमारी बॉडी में। तो ये जो केमिकल साइनेप्सिस है, ये जो होता है इसके अंदर 3 होता है, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं इस डायग्राम में दिखाता हूँ। इसमें एक होता है ये वाला जो बल्ब दिख रहा है, ये होता है प्री साइनेप्टिक, ठीक है, मेम्ब्रेन। ये जो बीच वाला दिख रहा है आपको, ये जगह बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्टिक क्लिफ। और ये जो दूसरा आपको दिख रहा है ये ऑरेंज कलर का, ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये है प्री, बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्टिक क्लिफ, और जो ये वाला जगह होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट साइनेप्टिक नोड। ये तीनों मिला के क्या बनता है, साइनेप्स बनता है। याद रखिएगा, केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, प्री और पोस्ट और साइनेप्टिक क्लिफ होता है, और इलेक्ट्रिक वाले में ये साइनेप्टिक क्लिफ नहीं होता, सिर्फ प्री होता है और पोस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन प्री पोस्ट ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इसके अंदर जो साइनेप्टिक क्लिफ है उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे बताया कि इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है ये साइनेप्टिक क्लिफ। अच्छा, आपको पता है कि ये कैसे इसके अंदर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कैसे होती है इम्पल्स, उसको आप समझते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, इसमें यहाँ पे जो साइनेप्टिक क्लिफ होते हैं यहाँ पे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, और ये केमिकल जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में साइनेप्स के थ्रू में हेल्प करते हैं। इन्हीं से ही जो न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रांसफ़र होगा दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, तो एक्सॉन के टर्मिनल पे वेसिकल्स फिल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वेसिकल फिल्स होते हैं। ये देखिए, ये जो वेसल्स हैं, ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है, साइनेप्टिक वेसल्स। जो साइनेप्टिक वेसल्स हैं इसके अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आके इसको टच करता है, एक्सॉन टर्मिनल को एक्शन पोटेंशियल यहाँ से आया, कहाँ से आया, एक्शन पोटेंशियल यहाँ से आया, तो ये जो न्यूरॉन है, ये साइनेप्टिक वेसल्स, इसके अंदर क्या होता है, इस साइनेप्टिक वेसल्स के अंदर क्या होता है, ये पूरा आया, यहाँ से इम्पल्स आई यहाँ पे, और ये यहाँ पे लगेगी, देखिए ये, हाँ, ये एक्सॉन से एक एक्शन पोटेंशियल आया और ये कहाँ पे, साइनेप्टिक वेसल्स में गया, और यहाँ से क्या होगा, ये देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो न्यूरोट्रांसमीटर थे वो रिलीज हो गए साइनेप्टिक क्लिफ के अंदर। अब ये साइनेप्टिक क्लिफ के अंदर से क्या होगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पास में देखिए,
ये देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ये रिसेप्टर्स जो है साइनेप्टिक वेसिकल से निकले हुए न्यूरोट्रांसमीटर को कैच कर लेते हैं, यहाँ पे आके ये ज्वाइन हो जाते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन जो है, अपना इम्पल्स है जो इधर दूसरे के एक्सॉन में क्या नाम है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में डाल देते हैं, और वापस जो सेम चीज़ हो रही थी डेंड्रियाइट से एक्सॉन के अंदर आना, फिर साइनेप्टिक क्लिफ, ये अगले एक्सॉन में वो पहुँच जाएगा। तो ये जो हो रहा है चीज़, मूवमेंट हो रहा है, इसी को हम लोग कह रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसका इम्पल्स जो हो रहा है, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आया, वो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, वो एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा कि वो एक्शन पोटेंशियल ये वेसिकल्स जो हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर का इजेक्शन होगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर निकल जाएंगे और जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, वहाँ के रिसेप्टर्स जो हैं इसको कैच कर लेंगे और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लेंगे। मतलब यहाँ से जो इम्पल्स आई एक्शन पोटेंशियल को यहाँ पे रिसीव हो जाएगी और आगे बढ़ जाएगी। मतलब अब जो यहाँ से जब इम्पल्स रिसीव हो जाएगी तो वो अगले एक्सॉन की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था ये चीज़। इसके बाद यहाँ पे देखिए, द मेम्ब्रेन रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन द, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहाँ पे निकलता है, साइनेप्टिक क्लिफ में निकल जाएगा। मेम्ब्रेन है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा कहाँ, साइनेप्टिक क्लिफ में, और अपने न्यूरोट्रांसमीटर जो है अब जाके किसके साथ बाइंड कर लेगा, रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, बाइंड कर लेगा जाके रिसेप्टर्स के साथ। और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जो ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और वो बाइंड कर लेंगे आयन चैनल्स के साथ, और वो आयन चैनल्स के साथ न्यू पोटेंशियल जो पुराने जो लगे हुए एक्सॉन से आया था, वो अब दूसरे एक्सॉन के अंदर, मतलब दूसरे न्यूरॉन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ है, ये हो सकता है तो एक्साइटरी हो या इनिबिटरी हो, मतलब किसी चीज़ को रोकने जा रहा हो या किसी चीज़ को चालू करने जा रहा हो। ठीक है, तो अब हम आगे अगला जो टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है अब हम शुरू करते चलिए। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन जो होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी एंड एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ब्रेन जो है हमारी बॉडी का सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम है। ठीक है, वो हमारी बॉडी का जो मेन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम जो होता है, कमांड कंट्रोल सिस्टम जो है, वो हमारी बॉडी का कौन है, वो ब्रेन है। ये हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स, बैलेंस, फंक्शन ऑफ इनवॉलेंट्री ऑर्गन जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी, थर्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी का टेम्परेचर, हंगर, भूख लगना, प्यास लगना, 24 रिदम साइकिल जो हमारी बॉडी की है, वो सब कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड की फंक्शनिंग भी, एक्टिविटीज़ जो है वो भी कंट्रोल करता है, और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो भी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन ही करता है। इसके बाद ये साइट है किसका, प्रोसेसिंग का, विजन, हेयरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, थॉट्स, ये सब का जो है पूरा जो चीज़ें प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ पे है, वो ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन जो है वो वेल प्रोटेक्टेड है, किसके अंदर, स्कल के अंदर वेल प्रोटेक्टेड है। ठीक है, और जो ब्रेन की कवरिंग है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल मिलिंग्स। ठीक है, और ये 3 लेयर होते हैं इसके ऊपर। सबसे बाहर वाला होता है ड्यूरा मैटर, बीच वाला होता है आर्किनॉइड, और सबसे अंदर होता है वो होता है पिया मैटर। ठीक है, इनर लेयर जो है, जो कॉन्टैक्ट ब्रेन टिश्यू के कॉन्टैक्ट में रहती है, वो कौन सी रहती है, पिया मैटर रहती है। हम लोग चाहेंगे तो ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन। तो यहाँ पे दे रखा है कि फोर ब्रेन जो है वो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये 3 चीज़ किस में आती है, फोर ब्रेन में आती है। मिड ब्रेन ये रहा। हिंड ब्रेन के अंदर पॉन्स, सेरिब्रम, मेड्यूला आता है, और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन मिलके ब्रेन स्टेम बनाती हैं। ठीक है, यहाँ एक्विडक, सेरिब्रल एक्विडक, कॉर्पस कैलोरसम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। 2 हेमिस्फीयर होते हैं हमारे में। ठीक है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, बीच में जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये जो जा रही है ये निकल के आ रही है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारे ऐसे आके पूरी नीचे तक चली जाती है। ये जो है ये पूरा यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड नीचे बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब मिड जो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, अब उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़। सो जो सेरिब्रल रैप है, सेरिब्रल जो रैप करता है एक स्ट्रक्चर को जिसको हम लोग कहते हैं थैलेमस। थैलेमस को रैप करता है, ये थैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं, एक वर्ड और है इसके लिए, उसको हम लोग कहते हैं रिले सेंटर। थैलेमस जो होता है वो रिले सेंटर है। थैलेमस क्या है, रिले सेंटर। क्या है, रिले सेंटर। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे आएगा रिले सेंटर, आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आएगा रिले सेंटर। ओके,
ये रिले सेंटर जो है यहाँ थैलेमस में है। मेजर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो है जिसका सेंसरी मोटरी सिग्नल्स का, वो कहाँ है? थैलेमस में। ठीक है, इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो एक हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर्स एंड कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हाइपोथैलेमस का क्या काम है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर, पहला पॉइंट। वो कंट्रोल करता है हमारा ईटिंग, अर्ज ऑफ ईटिंग। वो कंट्रोल करता है हमारा अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग। ये तीनों काम कौन है? हाइपोथैलेमस। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस पर। इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स विच सिक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ये कुछ क्या नाम है, हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट है, वो डीप, उसके अंदर क्या होते हैं? डीप वो गए होते हैं हेमिस्फीयर। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके अंदर एसोसिएशन डीप स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि अमाइग्डाला और हिपोकैम्पस। ये किसके अंदर है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर है। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है? और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिम्बिक लोब, लिम्बिक सिस्टम का लिम्बिक लोब जो है वो कहाँ पे? इसी के अंदर ही है। किसके अंदर? फोर ब्रेन के अंदर ही है। यहाँ से ये याद रखिएगा कहाँ कहाँ है। तो ये यहाँ देता हूँ, इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम एंड आ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक एमेग्डाला एंड हिपोकैम्पस एक्सेट्रा। ठीक है, फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लिम्बिक और लिम्बिक लोब, और हम कह सकते हैं लिम्बिक सिस्टम। जो इनर पार्ट है सेरिब्रम हेमिस्फीयर का, और डीप और जो ग्रुप है, ये स्ट्रक्चर्स जैसे अमाइग्डाला और हिपोकैम्पस, ये क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। Along with hippocampus, hypothalamus, it involves in the regulation of sexual behavior, expression and emotions. ठीक है, ये जो लिम्बिक सिस्टम है, ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलके ये काम करता है। हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, ये सब का काम यही नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन लोकेटेड होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड प्रॉन्स ऑफ द मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन होता है वो हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का और प्रॉन्स के बीच में होता है, लोकेटेड बिटवीन, इन दोनों के बीच में होता है। ये कहाँ पे? इसका लोकेशन याद रखिएगा। ठीक है, इट अ कैनाल कॉल सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट जो मिड ब्रेन से पास करती है। किससे पास करती है? मिड ब्रेन से पास करती है। कौन सी? सेरेब्रल एक्विडक्ट। डोर्सल पोर्शन में मिड ब्रेन के एक 4 राउंड स्वेलिंग्स होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्पस क्वाड्रिजिना। क्वाड्री मतलब होता है 4, क्वाड्रा मतलब क्या होता है? 4, कॉर्पस क्वाड्रिजिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन मिल के क्या बनाता है? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन मिल के क्या बनाता है? ब्रेन स्टेम बनाता है। क्या बनाता है? ब्रेन स्टेम बनाता है। क्या बनाता है? ब्रेन स्टेम बनाता है। ओके, इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक आता है इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हिंड ब्रेन है। याद रखिएगा, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कंप्राइज करता है किसको? प्रॉन्स को, सेरिब्रम को। यहाँ पे सेरिबेलम है, सेरिब्रम नहीं। मैंने जो सेरिब्रम बोला है वो किस में था? वो किस में था? फोर ब्रेन में था। अब जो मिड ब्रेन में आता है वो आता है सेरिबेलम। क्या आता है? सेरिबेलम। इसी को हम लोग, ये तीनों को मेडुला, इसी को बोलते हैं तो मेडुला ऑब्लिंगेटा। जो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा। फिर से फिगर देखते हैं हम लोग। देखिए, ये रहा मेडुला, ये रहा सेरिब्रम, ये रहा प्रॉन्स। ये तीनों बना के क्या बनाते हैं? मिड ब्रेन। और हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉन्स हैं वो फाइबर्स ट्रैक करते हैं, इंटर कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। जो प्रॉन्स हैं वो फाइबर्स बिछाते हैं जो डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट रीजन ब्रेन के कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद सेरिब्रम जो है वेरी कॉन्वुलेटेड सरफेस, उसका जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्वुलेटेड होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन एडिशनल स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन्स। सेरिब्रम में क्या होता है? सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स यहीं पे होते हैं। ये फ्लैट एक कॉन्वुलेटेड सरफेस बनाता है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स इसके अंदर आ जाए। मेडुला जो होता है, मेडुला, एक सेकंड इसको अंडरलाइन, जो मेडुला होता है वो कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। मेडुला कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, मेडुला कंटेन सेंटर्स विच कंट्रोल रिस्पिरेशन। मेडुला के अंदर सेंटर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारे रिस्पिरेशन को, हमारे कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को और हमारे गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। हमारे मेड्यूला किसको कंट्रोल करता है? रेस्पिरेटरी सेंटर को, कार्डियोवास्कुलर सेंटर को और गैस्ट्रिक सेंटर को, गैस्ट्रिक सीक्रेशन को। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। इसको हम लोग कहते हैं ना कि एक तवे को हम लोग छूते हैं तो तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारा ब्रेन नहीं, हमारा कौन देता है? स्पाइनल कॉर्ड देती है। क्या कौन देती है? स्पाइनल कॉर्ड देती है। तो ये हमें पढ़ते हैं, you must have experienced a sudden withdrawal of a body part which comes in contact with the object which is extremely hot, cold, pointed or animal that is scary or poisonous। अगर हम किसी हॉट सरफेस या किसी कोल्ड सरफेस को छूते हैं तो हमारी बॉडी क्या है, तुरंत वहाँ से अपने हाथ को विड्रॉल कर लेती है। कोई भी पार्ट जो टच होता है उसको तुरंत विड्रॉल कर लेती है। तो ये जो होता है ना, ये माइक्रो सेकेंड भी कह सकते हैं, नैनो सेकेंड, या कह सकते हैं कि ये बहुत ही नैनो सेकेंड्स में हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये क्या हमारा ब्रेन करता है? तो मैंने नहीं, ब्रेन नहीं करता, ये इनवॉलेंट्री है। पहली बात तो ये वॉलेंट्री नहीं है, ये इनवॉलेंट्री है। ये एंटायर प्रोसेस को कौन करता है? पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलस है। ये एंटायर प्रोसेस क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलस that occur involuntarily without conscious efforts and thoughts are required for implementing the part and the central nervous system is called ये एंटायर प्रोसेस जो है इसमें थॉट प्रोसेस नहीं आता। मतलब कि ये प्रोसेस जो है इसमें थॉट प्रोसेस नहीं आता कि हाथ हटाएं कि नहीं हटाएं। ये एक इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो हमारा सडन विड्रॉ कराता है चीज़ों से। ठीक है, ये इसमें विदाउट इसमें कोई थॉट्स या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ज़रूरत नहीं होता। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स पाथ वे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, एक एफरेंट न्यूरॉन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर बोलते हैं। एफरेंट कौन होता है? जो टिश्यू से सीएनएस तक ले आता है इन्फॉर्मेशन को। और एक इफेक्टर न्यूरॉन होता है जो वापस लेके आएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटर, इफेक्टर और एक्साइटर। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन वापस लेके आएगा विड्रॉल का। ठीक है, और efferent neurons receive signals from the sensory organ and transmit to via dorsal nervous system, dorsal nerve root into the CNS। जो ये है एफरेंट न्यूरॉन्स है, मतलब जिसको हमने टच किया तो वो कौन सी न्यूरॉन लेके जाती है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एफरेंट न्यूरॉन लेके जाती है उसको सेंसरी ऑर्गन तक। ठीक है, फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन, जो हमने जैसे स्किन हमारी सेंसरी ऑर्गन, हमने टच किया तो वो न्यूरॉन जो है एफरेंट न्यूरॉन उसको लेके जाएगा सिग्नल्स को, और हमारे डोर्सल नर्व रूट को जाके देगा और वो सीएनएस तक पहुंचाएगा। सीएनएस तक कहाँ पे? सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक। याद रखिएगा, सीएनएस के कौन से? स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक नहीं जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक रहेगा। वापस वहाँ से जो भी रिजल्ट होगा वो इफरेंट न्यूरॉन्स उसको वापस लेके आएंगी और वापस इफेक्ट देंगी, मोटरी न्यूरॉन से इफेक्ट कर देंगी। ठीक है, इसी से क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शन बनेगा, रिफ्लेक्स आर्क बनेगी। इसी को हम लोग नी जर्क रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्या हुआ, जैसे ही कोई स्टिमुलस हमारे बोन में हमने जिसको इसको टच कराया टक टक, तो यहाँ पे देखिएगा ये पैर हिलता है, यहाँ पे रिस्पांस होगा। जैसे हम इसको टच करेंगे यहाँ रिस्पांस होता है। डॉक्टर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा मूवीज़ में। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे जो ये देखिए मसल फाइबर, यहाँ पे मसल स्पिंडल है, वहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हैं, वो एफरेंट फाइबर्स एफरेंट पाथवे से भेजते हैं डोर्सल रूट गैंग्लिया से होते, वो कहाँ जाता है? सीएनएस में। पर किसके? सीएनएस में ये जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। याद रखिएगा, ब्रेन तक नहीं, स्पाइनल कॉर्ड तक। ये उसके ग्रे मैटर में जाता है और ग्रे मैटर से वापस क्या होता है? मोटरी न्यूरॉन्स उसको वापस लेके जाती हैं और यहाँ पे जाके छोड़ देती हैं फैक्टर में, और ये पैर जो है हमारा हिल जाता है। तो ये पूरा पाथवे क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे। ये क्या आंसर है? रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे। ठीक है, और जो याद रखिएगा, ब्रेन में बाहर होता है ग्रे मैटर, स्पाइनल कॉर्ड में अंदर होता है ग्रे मैटर और बाहर होता है वाइट मैटर। पर ब्रेन में क्या होता है? अंदर वाइट होता है, बाहर ग्रे होता है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? अंदर ग्रे होता है, बाहर वाइट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्या था, इंपॉर्टेंट पूरा था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था कि एक तरह का न्यूरॉन और होता है। वहाँ पे हमने क्या था? मल्टीपोलर पढ़ा था, बाईपोलर पढ़ा था। यहाँ पे एक और डाल दीजिएगा, वो होता है सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, उसका नाम है डोर्सल रूट गैंग्लिया। ये वाला जो होता है, अपने एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा ये पॉइंट को। ये कौन सा होता है? ये होता है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद 2 सेंसरी रिसेप्टर एंड प्रोसेसिंग का वो है जो पार्ट जो है, ये हमारा आई और जो आई है और जो ईयर है, ये 2 अलग अलग वीडियोस में आएगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। और इस चैप्टर का जो था
यहीं तक था। मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या पार्ट था। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट था जो न्यूरॉन जो नर्व का इम्पल्स का स्टिमुलेशन होता है, ठीक है। मैंने जो बताया था ना कि पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे तो ब्रेन वाला जो डायग्राम है और उसके ऊपर जो पूरा बताया गया है, उसके 3 आउटर लेयर, आउटर, मिड और इनर लेयर, वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट में ब्रेन को डिवाइड किया गया है। पेज नंबर 321 में जो पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, वो पूरा सही से आप एकदम तैयार कर लीजिए उसको, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन से ये वाला जो डायग्राम है, डायग्राम बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ से क्या कर देगा, इसको इरेज कर देगा, ए लिख देगा, बी लिख देगा, सी लिख देगा, आपको बताना है। तो याद रखिए, ये एरो याद रखिए, ये पूरा डायग्राम याद रखिए, एक ये डायग्राम याद रखिए। इस डायग्राम से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट तो भी इसमें ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं। फोर ब्रेन किसको कवर करता है, मिड ब्रेन में क्या है, हिंड ब्रेन में क्या है, ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं, कॉर्पस एक्विडक्ट कहाँ पे है, कॉर्पस क्लोरोसम कहाँ पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला पार्ट कर लीजिएगा। यहाँ ABCD करके आ जाएगा। साइनेप्सिस क्वेश्चन बनने का चांसेस था, इलेक्ट्रिक और मैंने जो बताया था केमिकल वाला। तो ये पूरा है। इसके बाद आप PYQ कर लीजिए इसका। कोई PYQ लगता है कि मैंने बताया, इसमें नहीं बताया है और वो PYQ बना हुआ है नीट का, तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा वो क्वेश्चन। मैं उसको, अगर नहीं होगा तो मैं उसको क्या है अगले वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। तो थैंक यू एवरीवन।